चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। सभी को जैसा पता है कि कल हमने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था, जिसमें हम वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर छोड़ा था, आज उसी को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी को शौर्य भारत के सभी ऐप्स पर 25% ऑफ मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि ये जो ऑफर है ये 19 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाएं और आप कोर्सेज बाय करें। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि अब शौर्य भारत की कुछ बुक्स जो हैं अब आपको ऑनलाइन भी मिलेंगी। आप घर पे बैठकर भी उनको पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, शौर्य भारत ऐप या फिर अमेजॉन के थ्रू बुक्स को ऑर्डर करना है। ठीक है, बुक्स काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको शॉर्ट में सभी नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे MCQs मिलेंगे और जो आपका एग्जाम बेस्ड जो एक पैटर्न पेपर जो होता है उसके भी आपको इसमें सैंपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर इसका भी फायदा उठाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने बात किया था किसके बारे में? वर्क। तो वर्क के बारे में हमने कल कुछ बेसिक्स हमने देख लिए थे, काफ़ी देख लिया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था, मैंने बोला था कि ये जो वर्क होता है इसका कल अपन ने एक जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था FD cos थीटा। ये वाला जो कार्य का सूत्र है ये तब लगता है जब बल कैसा होता है? कांस्टेंट, यानी कि पूरे जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान फोर्स चेंज नहीं होता। इसके बारे में हमने कल पूरी अच्छे से बात कर ली थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसमें फिर हमने कुछ क्या देखे थे, इसके केसेस देखे थे। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर, थीटा इक्वल्स टू 180 पर और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर। ठीक है, ये सारे केसेस हमने कल की क्लास में भी देखे थे। ठीक है, फिर हमने जाते जाते एक और जो स्टार्ट किया था वो ये किया था कि अगर हमारा जो फोर्स है वो कैसा हो? वेरिएबल हो, यानी कि बदले, यात्रा के दौरान चेंज होता जाए, तो उस केस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो उस केस में वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन F डॉट dx x2 से x1। यहाँ पर x क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और F हमारा फोर्स है। F डॉट dx क्या है? इक्वेशन है फोर्स की जो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए डायरेक्ट अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है F की, F इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक। ठीक है, 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड में उसने कितना कार्य किया है ये हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सीधा इक्वेशन लिखेंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लिमिट क्या है? 3 से 1। अच्छा, मैंने कुछ आपको शॉर्ट में बताया था इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। x के पावर जो भी पावर होती है उसको आगे ले आएंगे, सॉरी ऊपर n+1 कर देंगे, नीचे भी n+1 कर देंगे। तो जब मैं इसका अब इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। ठीक है, समाकलन जब आप करेंगे इसका, तो इसका क्या बन जाएगा? x की पावर 3/3। x 2x की जगह क्या हो जाएगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। ठीक है, प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा? x। अपर लिमिट क्या है? 3, नीचे वाली लिमिट क्या है? 1। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 27/3 कितना होता है? 9 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 1/3 प्लस 1 ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 18 और 3 21 माइनस ये 2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3। सही है? 9 कौन सा? ये वाला यहाँ पे 3 का क्यूब/3 है ना? सही है ना? 27/3। ठीक है, अच्छा 21 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 21 × 3 63 माइनस 5/3। सर 5/3 कैसे है? नहीं सर 5। अरे मैंने तो अभी लिख दिया आपके कहने पे 7/3। मैंने तो सुन लिया भाई, गलत बोल दिया किसी। 7/3, तो ये हो जाएगा 63 - 7/3। 63 - 7/3।
तो ये लगभग कितना हो गया 56/3 और आंसर जूल में आएगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आपको 0 से पूछे तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना कि अपर पहले लिमिट लेते हैं, उसको माइनस करते हैं लोअर लिमिट से। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यू रख दी है x की। चलिए समझ में आ गया। तो ये था हमारे वर्क का सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मेट, जहां पर फोर्स बदल रहा है और फोर्स किसकी टर्म में दिया हुआ है, इक्वेशन के। अब जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है वर्क पे, वो आता है रिलेटेड टू ग्राफ, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ा है तो इंटीग्रेशन असल में ग्राफ को ही चेंज करते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले एक ग्राफ का एरिया क्या होता है, तो असल में वो इंटीग्रेशन ही होता है। अब आपको पता नहीं कितना इसमें याद है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चले आगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है वर्क डन जब आपको क्या दिया हुआ हो, ग्राफ। और ग्राफ भी किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हमें बताना है कि कार्य कितना होगा जब आपको ग्राफ दिया होता है। ग्राफ की सहायता से हम कैसे कार्य निकालते हैं। अच्छा, किसके बीच में ग्राफ बन रहा है, फोर्स और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। समझ लो ये आपके पास ग्राफ है, यहाँ पर आपका f आएगा, यहाँ पर x आएगा। अच्छा, f और x कैसे मैंने डिसाइड किया, f नीचे क्यों नहीं आया, बिकॉज नीचे वही चीज आती है जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पर फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो जो डिपेंड करता है वो आता है y एक्सिस में, और जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अभी मतलब इन दोनों इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो आएगा x एक्सिस में। तो f यहाँ आता है और x यहाँ आता है। लेट्स से आपको कोई यहाँ पर मैंने लाइन बना दी। अब ये लाइन कैसे बनी है, इक्वेशन से तो बनी है। जो पहले मैंने आपको इक्वेशन का फॉर्मेट दिया था, अगर मैं उसमें x का मान रखता जाऊँ तो f आता जाएगा, दोनों को लेके मैं ग्राफ पे बनाऊँ तो ग्राफ बन जाएगा ना। तो बस ये वही चीज है ना। अब आपको बोल रहा है f और x की कोई ग्राफ दिया हुआ है, लाइन दी हुई है। अब इस लाइन को पढ़ के आपको उसका कार्य यानी कि वर्क डन बताना है। अब याद करो, जब मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर y/x होता है तो क्या होता है, स्लोप। तो इस लाइन का जो भी स्लोप होता है वो y/x हो जाएगा। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एरिया। बताया था ना मैंने, याद करो जब मैंने आपको बोला था a और t का क्या है, ग्राफ है, सॉरी v और t का ग्राफ है। v और t के ग्राफ का एरिया क्या देता है, ग्राफ का एरिया। v इंटू टी क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, विस्थापन, याद है। और v/t क्या देता है, त्वरण। तो अगर vt का ग्राफ होता है, उस लाइन की स्लोप देती है हमें एक्सेलरेशन, और उस लाइन का ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y क्या है, f, x क्या है, तो f इंटू एक्स क्या देता है, वर्क डन, कार्य देता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास fx का ग्राफ है तो इसमें जो भी लाइन है उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा। अच्छा, एरिया कहाँ से देखते हैं, x एक्सिस से। x एक्सिस से इसका कितना क्षेत्रफल है, y से नहीं देखते, कहाँ से देखते हैं, x एक्सिस से। x और उस लाइन के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है, जितना भी क्षेत्रफल आ रहा है, वो हमारा क्या बताएगा, वर्क डन। क्लियर है। अच्छा, अगर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है तो नेगेटिव वर्क डन, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर टोटल पूछ ले तो इसको इसमें से माइनस कर दो। क्लियर है। अब चलिए इसको अपन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो इसको अपन लिखेंगे एरिया अंडर ग्राफ, और ग्राफ किसके बीच में, f और x के, क्या देता है, वर्क डन। हिंदी में क्या लिखेंगे कि अगर f और x का जो क्षेत्रफल जो है ग्राफ का, वो हमें क्या देगा, कार्य देगा। क्या देगा, कार्य। ठीक है। अब इसका ऐसा कोई थ्योरी इसमें है नहीं, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन ही करेंगे। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, उस लाइन का एरिया निकालना है, और जो भी एरिया निकलेगा वो हमें क्या देगा, वर्क डन। बिकॉज हमारा मेन मकसद क्या है, वर्क डन निकालना। बस एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ किसके बीच में होने चाहिए, फोर्स और एक्स। ठीक है। तो चले आप सीधा क्वेश्चन पे। चलिए यही बनाता हूं, देखना इसको। ठीक है। आपको बोल रहा है कि एक ग्राफ है, इजी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ मैंने बनाया। ठीक है। ये है O A B, और आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ये कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 2, ये दे दिया आपको 3, ये 0 और ये आपका 6। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना बहुत अच्छे से। ठीक है। अच्छा, नीचे क्या होता है, x, और ये क्या होता है, f। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड वर्क डन
हर बार अपन को ग्राफ देखते पूरे का एरिया नहीं निकालना है, डिपेंड करता है वो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब सुनना, हमें पूछ रहा है कार्य निकालना है 0 मीटर से लेके 3 मीटर के बीच। कहाँ से पूछ रहा है? 0 से लेके 3 मीटर के बीच। या तो ऐसे बोल देगा और क्या बोलेगा, O से लेके A तक। बात एक ही है ना, तो कहने के तरीके अलग हैं। या तो वो आपको डिस्टेंस के संदर्भ में बताएगा या आपको पॉइंट्स के संदर्भ में बताएगा। दोनों का मतलब क्या होता है? ए। अच्छा, हमें अब निकालना किसका एरिया? क्या पूरी लाइन का निकालना है? नहीं, हमें 0 से लेके 3 मीटर के बीच का ही निकालना है। तो 0 से 3 मीटर में कौन सी लाइन आ रही है? ये वाली। तो इसी लाइन का एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। समझ में आ गया? तो हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है इस पर्टिकुलर प्रश्न में। अब बताओ, ये हमारे सामने क्या है? ट्राइंगल है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है? 3। हाइट कितनी है? 2। तो आंसर आ जाएगा 3 जूल। क्या आएगा? 3 जूल। बात समझ में आ गई? अगर वो आपसे पूछता फ्रॉम 0 to 6 मीटर, यानी कि आपसे कहाँ से पूछ रहा है? 0 से लेके 6 तक पूछ रहा है ना? या इसको ऐसे बोल दे O से लेके B तक। बात एक ही है। तो इस केस में क्या होगा? पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हम निकाल दिया 6, और ये भी 6 ही तो है, सेम ही तो है दोनों। 6 + 6 सॉरी 3 है ना, तो 6 जूल हो जाएगा। 3 जूल ये, 3 जूल ये, टोटल 6 जूल। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस पूरी बेस कितनी हो गई? 6। और हाइट कितनी है? 2। बात तो एक ही होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है कि हर बार हमें पूरा एरिया निकालना नहीं होता है, क्षेत्रफल उतना ही निकालो जितना पूछा गया है। हाँ, अगर वो प्रश्न में बोल दे बताओ टोटल वर्क डन कितना है, कुल कार्य कितना है, तो आपका मतलब क्या है? पूरा ही निकालना है। ठीक है, चलिए पहला उतार लो, फिर इसका थोड़ा सा और अपन अच्छा करते हैं इसको। चले, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये कुछ ही है जो बार बार पूछे जाते हैं, एक तरीके के ग्राफ ही होते हैं, अलग अलग पूछते भी नहीं है, ज़्यादा डिज़ाइन सेम ही होती है। ठीक है, सारे पॉइंट दे देता हूँ। ये दिया हुआ है 2, 1, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये दिया हुआ है 4। ठीक है, ये किसके बीच में बना है? F और X के बीच में। ठीक है, अब आपसे मैं जो 3 क्वेश्चन पूछूंगा अच्छे से पढ़ना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन फ्रॉम 0 to 3 मीटर। सेकंड है वर्क डन फ्रॉम 0 to 5 मीटर। थर्ड, वर्क डन फ्रॉम 3 से लेके 5 मीटर। और चौथा, टोटल वर्क डन। ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ो और उस हिसाब से ही करना है। ठीक है, हर बार पूरा एरिया नहीं निकालना है। पहले किससे पूछ रहा है? तो 0 से 3 के बीच में लाइन देखो सिर्फ, कौन सी लाइन है? ठीक है, 0 से 3, लेट्स से 0 से 3, ये और ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है बस। ठीक है, सबका नहीं निकालना। एक ट्राइंगल और एक ये, क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? इसको आएगा सर 1। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पहले का अगर आप करोगे तो हाफ इंटू बेस। बेस कितनी है? 1। हाइट कितनी है? 2। ये प्लस इसका एरिया, ये क्या है? 2 और 2 स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2। देखो 1 से 3 के बीच में भी 2 और ये भी 2, तो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 2 इंटू 2। दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 5। 1 + 4 कितना आ गया? 0 से 3 5 है। 5 ही आ रहा है। सही है।
पहले का कितना आ गया, नेगेटिव, जाने दो ना, नेगेटिव भी है, देखो उसके बात करता हूँ। पहला आंसर सभी को आ गया समझ में। अब आता है दूसरा। दूसरा कहाँ से पूछ रहा है, 0 से 5। तो 0 से 5 यानी कि ये तो पूरा आ जाएगा और साथ में ये वाला भी आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला नेगेटिव में, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब चलिए सेकंड का बताओ, सेकंड में कौन कौन सा एरिया आ रहा है, ये पूरा आएगा। अब मेरी बात सुनना, ये ऊपर वाले का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं किससे, ये कौन सा है, पैरेललो, ट्रेपीजियम, सॉरी, ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया क्या होता है, हाफ इंटू समांतर जो भुजाएं हैं उनका जोड़ इंटू उसकी हाइट, दोनों के बीच की जो दूरी है। तो यहाँ पर समांतर साइड कौन सी है, 2, ये वाली, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड ये कितनी है, 2, और ये पूरी कितनी है, 4, तो 2 + 4, हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, 2। क्लियर है। तो 2 से 2 गए, आंसर कितना आया, 6 जूल। ये 6 जूल किसका है, इस पूरे का है। अब ये भी तो हमें लेना है, माइनस हाफ इंटू बेस कितना है, 1, हाइट कितनी है, 4, तो कितना आ गया, 2। तो 6 - 2 4 जूल। तो आंसर आ जाएगा प्लस का 4 जूल। सभी को समझ में आ गया। असल में क्या किया, इस पूरे का निकाला और उसमें से ये छोटा ट्रायंगल मैंने घटा दिया। अच्छा, तीसरा क्या है, 3 से 5। अब 3 से 5 देखो, मैं रेड से कर रहा हूँ ना, 3 और ये 5, ये 2, रेड से जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो, ये निकालना है बस। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मैं थर्ड कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2, आंसर कितना आ जाएगा, 1, माइनस इसका 4 से 2, इसका कितना है, 4 -4 ये 1, तो माइनस का 2, तो आंसर कितना आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा थर्ड हो गया। अब आता है लास्ट में सारा ही निकालना है। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है इसका, ये 6 है और ये हमारा अभी आया था, अभी कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। तो ये हमारा हाफ इंटू बेस कितना है, 2, हाइट कितना है, 4, तो 4, 6 - 4, तो आंसर आ जाएगा, तो चौथे का आंसर आ जाएगा 2 जूल। समझ में आ गया। ये मैंने सारे आपको केसेस इसमें बता दिए। आपसे तो एक ही पूछेंगे, मेरा बस पॉइंट ये था कि आपको हर बार पूरा एरिया नहीं निकालना है। अब इसको पूछने का दूसरा तरीका आपको पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, ओ से लेके बी तक कितना होगा, बी से सी कितना होगा, बस जो भी लाइन पूछ रहा है उसी का एरिया निकालना है। बस मेरा मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये था हमारा वर्क डन का टाइप 3 क्वेश्चन। पहला था सिंपल एफ.एस. कॉस थीटा, दूसरा था इक्वेशन और तीसरा था ग्राफ। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया वर्क। पर अभी भी एक और वर्क का फॉर्मूला आता है, पर वो तब आएगा जब हम एनर्जी पढ़ लेंगे, ठीक है, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ओके, एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता। वो तो पावर क्या होती है, क्षमता। हाँ, उसको वैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ, रेट तो होता है हमारा पावर, ये होता है द अमाउंट, नहीं शायद मुझे, क्षमता को तो फिर पावर बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। हाँ, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी बोल दो या एबिलिटी टू डू वर्क, है ना ज़्यादा। हाँ, तो बेसिकली एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। अगर कोई चीज कार्य कर रही है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पहले दिन, कार्य अपने आप नहीं होता है, आपको उसको कुछ ना कुछ क्या देनी होती है, एनर्जी। ऊर्जा के बिना कार्य कैसे होगा, कोई वस्तु कैसे हिलेगी। तो असल में जो कार्य है और जो एनर्जी है वो देखा जाए तो एक ही चीज है, क्योंकि अगर आप एनर्जी दोगे तभी तो कार्य होगा, और अगर आप पे कोई कार्य कर रहा है तो आपके अंदर एनर्जी आ रही है, और अगर आपका कार्य वेस्ट हो रहा है इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब होता है एक से दूसरे में बदलना, ठीक है। तो एक बेसिक चीज है। तो एनर्जी कोई भी हो, पहली चीज तो ये हो गया एनर्जी। एनर्जी कोई भी हो, हमेशा उसकी जो यूनिट होती है वो क्या रहती है, जूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यानी कि एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी बहुत तरीके की होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल, हीट, लाइट, ये सब एनर्जी है ना, एनर्जी के टाइप्स है ना, बहुत सारे, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की, है ना, बहुत सारी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो कहने का मतलब एनर्जी कोई भी हो बट उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, जूल। हाँ, पर सबकी अलग अलग खुद की एक होती है जो ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे कि कैलोरी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हीट में, तो हीट की जूल भी हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है। कैलोरी वो है क्योंकि हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा, उसको हम किलोवाट आवर में नापते हैं। किस में नापते हैं? किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर जो है वो भी एनर्जी है, तो उसको भी जूल में नाप सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हर एनर्जी को अगर हम देखें पर उसका एसआई यूनिट हमेशा क्या होगा, जूल होगा। और याद कैसे रखना है, कार्य भी जूल में नापते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मुझे बताओ, इसकी डायमेंशन, इसकी विमा सेम होगी जो कार्य की है, तो वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या रहती है, डायमेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। अब एनर्जी कोई भी हो उसकी विमा यानी कि डायमेंशन क्या होगी, ml2t-2। बड़ा ही बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आता है कि हमें कौन कौन सी एनर्जी इस चैप्टर में पढ़नी है, बिकॉज अभी हम जो ये पूरी सीरीज कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं हम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है जब बॉडी फिजिकली एक दूसरे को टच करती है उसके अंदर जो हमारी एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो मेन एनर्जी की, काइनेटिक और पोटेंशियल। मैं ये नहीं कह रहा कि दो ही होती है, और भी होती है, बट अभी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम मैकेनिकल एनर्जीज की बात करेंगे। तो एक तो ये हो गई और एक पोटेंशियल हो गई, और फिर दोनों का जोड़ हो गया। तो टोटल हम ये तीन एनर्जी इसमें अंदर पढ़ने वाले हैं इस एनर्जीज के अंदर, ठीक है। चले आगे। ओके, सबसे पहले आती है इसमें गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है उसको हम बोलते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। अब मेरा एक पॉइंट है आपसे, अच्छा यहाँ मैंने एक पॉइंट और लिखना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी कोई भी हो ये हमेशा क्या रहेगी, स्केलर। अदिश, अदिश राशि है एनर्जी, भली वो कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एक्स वाई जेड, बट अगर वो एनर्जी है तो वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश। अब मेरा यहाँ पर पॉइंट आता है कि सर अभी आपने बोला अदिश है बट इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेग आ रहा है। तो ये अदिश कैसे हुई, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। देखो अभी हम इतना पढ़ते नहीं है बट मैं अब आपको बता रहा हूँ, बिकॉज अब अच्छी क्लास में आ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये है हाफ एम वी डॉट वी। बात समझ में आ गया, दोनों ही v हैं, दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो 0 डिग्री। तो a क्रॉस b कितना, a डॉट b कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये v स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। तो इससे v स्क्वायर कैसा है, समझ में आ गया। तो इसीलिए इन दोनों से मिलने वाली सदिश राशि, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, सॉरी अदिश राशि, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, अदिश है, तो इसलिए आंसर क्या है, अदिश, स्केलर। तो गतिज ऊर्जा भी कैसी है, स्केलर है। इसको भी किस में नापेंगे, जूल में। इसकी भी डायमेंशन क्या है, ml2t-2, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब रही बात क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब उसको अच्छे से समझना। अच्छा, उससे पहले एक और चीज समझते हैं कि ये एनर्जी जो होती है मेनली किसकी वजह से आती है, ये आती है मोशन की वजह से। मोशन बोल दो, गति बोल दो, है ना। तो अगर कोई वस्तु गति में है तो उसमें ये एनर्जी होती है, यानी कि बॉडी का चलना जरूरी है। अगर कोई वस्तु चल रही है तभी तो उसके अंदर ये एनर्जी आएगी। तो यानी कि इस वस्तु के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, वेग होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी वस्तु के पास वेग है, देखो द्रव्यमान तो सबके पास होता है, मास तो सबके पास होता है, क्या चीज जो नहीं है वो है वेलोसिटी। अगर किसी के पास वेग है तो वो उसके पास ये वाली एनर्जी है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रिलेशन वाले हम बना सकते हैं। गतिज ऊर्जा का v के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट समानुपाती। हाँ, डायरेक्टली इन्वर्सली समानुपाती एक ही बात है, मैं समझ गया। अनुकर्मानुपाती भी होता है, वो भी सेम ही है। अब बताओ, व्युक्त कर्मानुपाती तो इन्वर्सली होता है, अनुकर्मानुपाती भी सेम ही होता है, समानुपाती को ही बोलते हैं। अच्छा, ये समझ में आया। इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस, और बहुत सरल सी चीज है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, k1/k2 बराबर v1 का स्क्वायर अपॉन। अब इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, रेशियो वाले, परसेंटेज वाले और टाइम्स वाले, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। अगर 5 गुना कर दी जाए तो 25 गुना। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको देखता हूँ, देखते हैं कितना याद है।
क्वेश्चन सुनना मेरा। क्वेश्चन ये है, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, अगर वेग को कितना बढ़ा दिया जाए 100%, तो क्वेश्चन पूरा सुनना, गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा कितने परसेंटेज से बढ़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी 100% बढ़ा दूं, कर रहा हूं, है नहीं, बढ़ा दी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी। और ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका अभी आगे जाके मैं आपको बहुत सारे करवाने वाला हूँ, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज वाले। चलो बताओ, ऑप्शन दे दूं, उससे क्या हो जाएगा? 200%, 400%, 1600%, 1600%, चौथा तो सुन ले, 300%, 1600 कह रहा है। और कोई? बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई बड़ा हाईफाई साइंस नहीं है, बस हम इसको समझ नहीं पाते और सोच नहीं पाते, इसको करें कैसे। जस्ट इमेजिन आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये है, तो उसका 100% बढ़ा दिया। आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा, पहली चीज तो इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी हुई, प्रश्न भी प्रतिशत में आ रहा है, आंसर भी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन, ये आपके रीजनिंग में भी आता है, ठीक है, अगर आपका, मैं पूछो, अगर आपकी कोई वैल्यू प्रतिशत में ही बढ़ रही है और उसका आंसर भी प्रतिशत में आ रहा है, इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब दो तरीके होते हैं वैल्यू लेने के, या तो एक्स ले लो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि एक्स लेके करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। दूसरा होता है बच्चे सर एक ले लेते हैं, बट मैं कह रहा हूँ एक भी मत लो, क्योंकि एक से भी ये फंसेगा। और सबसे आसान होता है 100 लेना, क्योंकि 100% से समझना आसान है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपकी पॉकेट मनी 100% बढ़ा दी गई, और अभी आपकी पॉकेट मनी है 100 रुपये, तो कितनी बढ़ाई, कितनी हो गई अभी? 200। तो 100%, 100 का करना आसान होता है। अब जब वो एक ले लूँ या 2 ले लूँ या 3 ले लूँ, तो वो दिक्कत करेगा आपको आगे जाके। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है, जब वैल्यू एज्यूम करते हो, जब आपका क्वेश्चन भी प्रतिशत में है, आंसर भी प्रतिशत में है, अपनी तरफ से क्या लोगे? 100 को सॉल्व करना आसान। जैसे मैं बोलता हूँ कि पहले मेरे पास 500 रुपये थे, अब मेरे पास 1000 रुपये हो गए, तो मैं कितना, मेरा पैसे बढ़े प्रतिशत में? 500%। आसान हो गया ना, क्योंकि 500 से 1000 हो गया ना, कितना बढ़ा? 500%। बात समझ में आ रही है? अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताता हूँ। किसका आ रहा है? 400 कितने का आ रहा है? मेरे सर। बाकियों का कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ट्रिक यहाँ पर ये है, करने के इसके बहुत तरीके हैं। 400 वाले देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले, अब यहाँ पर सुन लो ट्रिक क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे? रिलेशन लिखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन लिखना। अगर रिलेशन नहीं पता तो नहीं कर सकते। यहाँ पर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? वेग और, दोनों में रिलेशन क्या है? ये है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ तक कर लिया आपने, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आता है क्वेश्चन को पढ़ने का समय। बदलाव किस में आ रहा है? वेलोसिटी में, वेग में। अब सुनना, यहाँ पर आता है सबसे मेन स्टेप कि आप अपनी तरफ से क्या एज्यूम करते हो। तो मैं यहाँ पर देखो एज्यूम क्या करता हूँ कि मेरे पास V1 भी 100 है और K1 भी 100 है। आप तो एक भी ले सकते थे, एक्स भी ले लो। एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं ना, आंसर हमारा प्रतिशत में आ रहा है, इसीलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ। वैल्यू होती तो वैल्यू तो अपन एज्यूम नहीं कर सकते, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रारंभिक जो राशियाँ हैं वो 100 हैं। अभी समझ लो मेरे पास V भी 100 है और K भी 100 है। यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा, V कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? 100%। तो मुझे बताओ V2 कितना हो जाएगा? 200। ये नंबर में, प्रतिशत नहीं है। पहले मेरे पास 100 रुपये थे, उसका 100% बढ़ाया 200 रुपये। अच्छा, K2 मुझे नहीं पता, अब हमें यहाँ से निकालना है। दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, क्या आएगा बताओ? 100 बटा नीचे क्या है? K2 हमें निकालना है। यहाँ आ जाएगा 100 × 100 स्क्वायर है ना, और 200 × 1 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0 गए, कितना आया? 400। तो K2 कितना आया? 400। अब हमें क्या लगेगा? 400 मेरा आंसर है, बट गलत। 400 तब आया है जब मैंने 100 लिया था। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई लेता 1 तो 4 आता।
बात समझ में आ रही है? हमारा प्रश्न ये नहीं है कि K2 कितना है, हमारा क्वेश्चन ये है कि वो पहले से कितना प्रतिशत बड़ा है। पहले कितना था मेरा, 300%, अब कितना है, 400, कितने प्रतिशत बढ़ा, 100%। तो इसीलिए मैंने 100 लिया था। बात समझ में आ रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1600 होगा ना 400 होगा। तो 400 भी नहीं है, 400 तो तब आएगा जब हमने 100 लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको कंपेयर करना है जो आपने एज्यूम किया था। अगर आपने 1 लिया होता तो ये 4 आता, तो कितने प्रतिशत बढ़ा, 3%। तो इसलिए मैं 100 लेने के बताऊँ कि 100 से प्रतिशत सॉल्व करना आसान होता है। सबको समझ में आया यहाँ तक? चलो एक बार उतार लो इसको। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये आगे जाके बहुत काम आएगी। अभी टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज मैं भी आपको समझा रहा हूँ। जब एक बार ट्रिक समझ में आ जाएगी, मेरे तो भी 300% ही आता। हाँ तो मैंने कहा बोला नहीं आएगा। 3 क्यों बोला? नहीं 1 लेते तो ये 4 आता K2। हाँ, तो उसको माइनस करते 300% होता, वो भी 3। हाँ एज्यूम कर रहे हैं ना, आपके ऊपर है, आप भले 2 लो तो भी आएगा। मैंने क्या बोला, एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हो, बट वो एज्यूम करो जो जल्दी हो जाए। तो जब हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो हमेशा सॉल्व, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान था क्योंकि हमें पता है क्या है गतिज ऊर्जा, ½ mv²। बट ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ गया तो हिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। 400 करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ेगा पहले से, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमाता हूं, देखना। चलो क्वेश्चन लिखो एक। यदि गतिज ऊर्जा को 900% बढ़ा दिया जाए, यदि गतिज ऊर्जा को 900% बढ़ा दिया जाए तो वेग कितने प्रतिशत बढ़ेगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 900%, देन बाय व्हाट परसेंट वेलोसिटी विल इंक्रीज। जस्ट उसका उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर कौन बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो वेग बताना कितने प्रतिशत बढ़ना है। रिलेशन आपको पता ही है, वही है। चलो देखता हूँ कितना करते हो आप। अगर गतिज ऊर्जा को 900% बढ़ा दिया जाए, हाँ, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 900%, देन बाय व्हाट परसेंट वेलोसिटी विल इंक्रीज। K को मैं 900% परसेंटेज से बढ़ा रहा हूँ, तो वेलोसिटी कितने परसेंट से बढ़ेगी। अरे एक थोड़ा चेंज कर लेना इसको, 800 कर देना, 800। हाँ सर। वो पॉइंट में आएगा नहीं तो ठीक है, ठीक है 800 कर देना, 900 की जगह 800 कर देना। अब हो जाएगा 3। माइनस भी तो होना पड़ेगा। तू अपना कर, अपने इस पे करना, दूसरों का आंसर क्यों एक बार करेगा तो होगा, ऐसे मन में मत कर। कॉपी पेन है तेरे पास, उसको लिख के कर। जितना हाथ से करेगा उतना तेरे लिए बेटर है। हाँ 200% बढ़ेगा वेग। हाँ बढ़ेगा। चलो चेक करते हैं। देखो 200% आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब तो हो जाना चाहिए। V1 कितना लेंगे 100, K2 लेंगे 100, परसेंटेज नहीं है, वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन क्या है, V1 सॉरी माय मिस्टेक। सो ये आ जाएगा K1 अपॉन K2, V1 का स्क्वायर अपॉन, तो हमें K2 का मान निकालना है, सॉरी V2 का मान निकालना है। अब किसका निकालना है, V2 का। अब मुझे बताओ K1 लिया 100, K2 कितना हो जाएगा 900। 900 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 800% बढ़ा, 100 का 800 900, इसलिए मैं 100 लेता हूँ, ठीक है। बराबर 100 × 100। V1 कितना है 100 × 100, और ये कितना है हमें निकालना है। 100 से 100 गया, सारे जीरो गए। अब ये क्या जीरो, मतलब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर हो जाएगा 100 बटा 100 × 900। अब इसका रूट कर देंगे 300। तो ये V2 आ जाएगा 300। क्लियर है, यस सर। समझ गया ना कैसे किया। ये 3 और ये 10,
तो कितना हो गया 300। 30 इंटू 10 300, ठीक है। 900 का रूट करेंगे तो 30 आ गया, 100 का करेंगे तो 10 आ गया, तो 30 इंटू 10 300। तो V2 हमारा कितना आया 300 आंसर नहीं है, लेकिन पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 300। तो कितने प्रतिशत बढ़ा 200। क्लियर है, बात समझ में आ गया भाई, इसमें गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया ना, सिर्फ ये यहीं तक नहीं सीमित है, आगे जाके फिजिक्स में कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आता है परसेंटेज वाला, तो सबसे पहला स्टेप है रिलेशन निकाल दो। रिलेशन क्या है, रिलेशन अगर नहीं पता तो नहीं होगा। अगर समझ लो ए और बी के बीच में रिलेशन यही है सीधा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना ए बढ़ेगा उतना ही बी बढ़ेगा। पर जैसे ही स्क्वायर लग जाता है या क्यूब लग जाता है तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये दोनों समानुपाती होते, ए प्रोपोर्शनल बी होता, तो जितना अगर ए बढ़ रहा है उतना ही बी बढ़ता है, तो वो क्वेश्चन में तो कोई बड़ी बात है नहीं। पर यहाँ पर ये उतना नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर जगह रिलेशन को देखना है, फिर सॉल्व करना है। अब इस वाले में भी एक और कॉन्सेप्ट है। ये तो चलो ठीक है, जब प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, 100, 200, 300, 400, चलो 50 तक भी ये ट्रिक काम आ जाएगी, 25 तक भी ट्रिक काम आ जाएगी। पर जैसे ही प्रतिशत 5 से कम हो जाए या फिर ऐसा समझो 0.001% बढ़ा, तो वहाँ पर ये ट्रिक फेल है। फेल मतलब ये है कि बहुत टाइम लगने वाला है। आप खुद सोचो, अगर मैं बोलता हूँ कि V आपका 0.01% बढ़ता है तो K कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब आप बोलोगे अब इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग। इसमें भी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। कौन सा, नहीं पॉइंट समझना मेरा, नहीं प्रतिशत बढ़ रहा है ये, तो पहले V1 100 माना कर, चल कर एक बार ट्राई कर ले, मैं यूँ कह रहा हूँ। मान लिया स्क्वायर करेगा 0.00। चल मैं तो ये कह रहा हूँ K को मैंने बढ़ाया 0.01%, अब कर। अगर मैंने K को 0.01% बढ़ाया तो V कितने परसेंट बढ़ेगा। अब देखो रूट करना पड़ेगा इसका, हो गया काम। पॉइंट मेरा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आंसर नहीं आएगा, पर जब तब आएगा तो बहुत बड़े आप मैथमेटिशियन हो, बहुत आपकी कैलकुलेशन तेज है, हर रूट आपको याद है, तो आप कर सकते हो, मान लेता हूँ मैं। ये नहीं कह रहा आंसर नहीं आएगा, आएगा, पर अगेन ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और वो ट्रिक से आपका 110% आंसर आएगा विदाउट डूइंग एनी अनवांटेड, ये आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपके रीजनिंग में भी काम आ सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। ओके, ट्रिक ये है कि जब आपका परसेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत छोटे परसेंटेज के लिए, पर ये 10% तक काम कर सकता है। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना 10% है, वैसे 10% से ज़्यादा आता तो आप वो लगा सकते हो, बट मैं तो इससे भी छोटे की बात कर रहा हूँ। जब आपका समझ लो 0.005 है, तब हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली जब हमारा प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा छोटा हो, पॉइंट्स में हो, तब हम इसको कैसे करेंगे। ट्रिक सुनना, ट्रिक ये है, सबसे पहले रिलेशन लिखो। क्या लिखो, रिलेशन। सेकंड ये करो कि किस में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल K प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि V को मैंने 0.01% बढ़ाया, तो चेंज किस में हो रहा है, K में, V में। V को बढ़ाया ना, तो जिसमें चेंज हो रहा है पहले उसको आइडेंटिफाई करो, हो गया। अब जैसे आपने देख लिया कि जिसमें परिवर्तन हो रहा है, अब ये सबसे मेन स्टेप है, आपको पावर यानी कि घात को देखना है। कैसे देखना है, आपको जिसमें चेंज हो रहा है उसकी पावर देखनी है। किसकी पावर देखनी है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। पर वो पावर तब देखनी है जब उसके सामने वाले के पास पावर कितनी हो, 1 हो। मेरी बात सुनना, जैसे मैं लिखता हूँ K स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, है ना। मैंने क्या बोला, पावर किसकी देखनी है, जिसमें चेंज हो रहा है, पर उसकी पावर 3 नहीं लेनी है, उसकी पावर लेनी है 3/2। क्यों, क्योंकि सामने वाले की पावर 1 करनी है आपको। क्या करनी है, 1। ट्रिक समझना मेरी, क्या कह रहा हूँ, आपको पावर V की वो लेनी है, वो तब लेनी है जब सामने वाले की पावर कितनी हो, 1 हो। अभी इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामने ऑलरेडी पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात, तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, पावर को देखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसमें चेंज हो रहा है उसकी पावर देखनी है और वो वाली पावर लेनी है जब सामने वाले की पावर कितनी हो, 1 हो। नहीं है तो कर दो। कैसे करोगे, उसको उठा के उसके नीचे रख दो, क्या बड़ी बात है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, V में चेंज हो रहा है तो V की पावर 3 नहीं लेनी है, क्या लेनी है, 3/, क्योंकि सामने वाले की पावर कितनी करनी है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। फोर्थ स्टेप, और क्वेश्चन का आंसर आ गया। फोर्थ स्टेप ये है, फिर वो पावर को मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज से, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
बात समझ में आई? अब जैसे मेरा क्वेश्चन क्या था, 0.01% किसको बढ़ाया? V को बढ़ाया। अच्छा, हमें रिलेशन से पता चल ही रहा है कि अगर V बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, ये तो बस सबको ही पता है। अब करना क्या है, बस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है पावर से। आंसर है कितना आ रहा है? 3/2 अरे वो तो मैं एग्जांपल दिया था, मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ना, वो कोई इक्वेशन थोड़ी है, वो तो सॉल्व करने का तरीका बताया मैंने। इन केस अगर सामने पावर 1 नहीं हो तो उसको इधर लियो। हाँ, यहाँ पे v क्यूब है ना, यहाँ पे v क्यूब है और यहाँ 1 है। v स्क्वायर है। हाँ, ऊपर वाली कंडीशन ही ले लो सर। चलो ये ले लेता हूँ। और वहाँ पे v 0.01 तो कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे k स्क्वायर है और ये v क्यूब है, ये कह रहे हो? और v में चेंज हो रहा है। हाँ, v में समझ लो 0.01% बढ़ रहा है, 3/2 तो हम क्या करेंगे, 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? 0. आप ये चेक कर लेना भले कैलकुलेटर से। 3/2 क्या 0.03/2 है। हाँ, तो बचे 10। अब तो इसको सॉल्व करना आसान है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट। पहले चलो इसको सब भूल जाओ, मेरे को इसका आंसर बताओ जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अगर v को 0.01% बढ़ा दिया जाए तो आपका k कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो आप क्या करोगे, v की पावर देखोगे, v की पावर कितनी है? 2, पावर को मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के साथ, कितना आ जाएगा? 0.02। तो ये किस में आ गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, तो इतने परसेंट क्या बढ़ेगी? अब जैसे ही मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, सुनना। अब मेरा क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा को 0.01% क्या कर रहे हैं? अब क्या करोगे? हो जाएगा। बस खत्म। अब मुझे बताओ रिलेशन क्या था? k v स्क्वायर अब पावर किसकी देखनी है? जिसका चेंज हो रहा है। अच्छा, सामने इसके पास पावर कितनी होनी चाहिए? तो रूट के ही तो है, k की पावर क्या हो गई? तो हाफ को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.01 से, आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक को आप अपनी खुद की भाषा में लिखना, मैंने जो लिखवाया ये समझ में नहीं आएगी, आप अपनी खुद की भाषा में इसको खुद से करके देखना। मैं वापस फिर बता देता हूँ। रिलेशन आ गया, रिलेशन के बाद जिसमें चेंज आ रहा है उसकी पावर देखनी है, पावर वो लेनी है जब सामने वाले की पावर 1 हो, और वो नहीं है तो कर दो। करने के बाद जो पावर आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के साथ, आपका आंसर आ गया। फिर बता रहा हूँ ये तब काम आएगी जब परसेंटेज बहुत छोटी छोटी है। आपको बुक्स में क्वेश्चन दिखेंगे, लूसेंट किसके पास है उसमें देखना, क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है? आप वो देखना कि आप सोचोगे कैसे करूँगा, वो एक लाइन का ही आंसर है। अब सोचो अगर मैं 0.0005 कर दूँ तो भी आप कर सकते हो। क्लियर है ना? बस आपको उससे पावर को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? और वो आपको मैंने ट्रिक बता दी, क्या ट्रिक है, खुद से ट्रिक आप बना लेना, ठीक है? मतलब लिख लेना, ठीक है? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, इसी तरीके से पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।